So hello everyone, welcome to the daily answer writing initiative. तो अगेन डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे। आपके पास 3 प्रश्न थे, 3 क्वेश्चंस थे और पहले 2 प्रश्न जो थे देवर अबाउट दी शॉर्ट नोट्स। वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने थे। ठीक है, पहले प्रश्न में आपके पास शॉर्ट नोट था, पहले क्वेश्चन में आपके पास शॉर्ट नोट था ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर आपने पहले जब आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है ट्राई टू थिंक अबाउट दी पार्ट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जो नेसेसरी चीजें हैं वो लिखने वाली होती हैं। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज अ ट्रेडिशन। ये आपके पास ट्रेडिशन है एंथ्रोपोलॉजी में एक, जस्ट लाइक कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, ये भी आपके पास एक ट्रेडिशन है। पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब ये नहीं है कि पोस्ट मॉडर्निज्म कोई एक व्यक्ति ने बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनलिज्म का जो सारा क्रेडिट है एंथ्रोपोलॉजी में, कि एंथ्रोपोलॉजी में कौन फंक्शनलिज्म लेके आए, हम मलिनोव्स्की को दे देते हैं, क्योंकि मलिनोव्स्की का खुद का बहुत बड़ा लिटरेचर है जो कि फंक्शनलिज्म को डिफाइन करता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंथ्रोपोलॉजी में बढ़ाने का जो हम पूरा क्रेडिट जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन को दे देते हैं। बट इन पोस्ट मॉडर्निज्म के पास कोई भी ऐसा एक प्रोपोनेंट नहीं है जिसको हम पकड़ सकें, जिसको हम इंट्रोडक्शन में लिख सकें और जिसको हम आगे चल के क्रिटिसाइज कर सकें। ठीक है, रादर पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन, इट इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट इन द एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क इन एथनोग्राफीज। ठीक है, तो जब आप पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में लिखना शुरू कर देते हो, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ ट्राई टू राइट द क्रक्स। आप थ्योरी का क्रक्स लिखने की कोशिश कीजिए कि थ्योरी का क्रक्स क्या है, थ्योरी आपको क्या बता रही है। एंड देन इन द सेकंड पैराग्राफ ट्राई टू राइट द प्रोपोनेंट्स। ठीक है, जो एडवोकेट्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी के। ठीक है, वंस यू हैव फिनिश्ड विद दिस, आपके पास ये जो चीजें हैं ये फिनिश हो जाती हैं, देन ट्राई टू राइट द प्रिंसिपल्स, कि पोस्ट मॉडर्निज्म किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, किन सिद्धांतों के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या चीज। ओके, सो मैं आपको अपने क्लासरूम में भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता होता हूं ताकि पोस्ट मॉडर्निज्म सबको समझ आ जाए। इस आंसर में एक और मैंने चीज बहुत कॉमन देखी है कि सबने सब कुछ लिख दिया है। किसी वेबसाइट, अलाबामा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो कुछ दिखा, जो कोई कीवर्ड्स दिखा, की फ्रेजेस दिखाई दिए, सबने सब कुछ लिख दिया। वो कनेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको किसी ने प्रॉपरली देखा ही नहीं, किसी ने प्रॉपरली चैनलाइज ही नहीं किया। ट्रेडिशनल एथनोग्राफी, उन्होंने कीवर्ड देख लिया, बस लिख दिया। इंटरप्रेटिव एथनोग्राफी, कीवर्ड लिख दिया, देख लिया और लिख दिया। तो ये कॉपी पेस्ट से एग्जामिनर कंफ्यूज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मार्क्स वो कम देता है और ये आपके लिए भी कंफ्यूजन का कारण बनते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो अगर समझना हो पोस्ट मॉडर्निज्म को तो आप किस तरह से समझोगे। मान लीजिए कि आपके पास बाइबल है, ठीक है, और आप एक लाइब्रेरी में खड़े हो बाइबल के साथ। एक तरफ लाइब्रेरी में 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन जो है वो है हिस्ट्री का, इतिहास का। जो दूसरा सेक्शन है वो आपके पास है मिथ्याहास का, मैथोलॉजी का। अब आप जो बाइबल है वो कहां पे रखेंगे, किस सेक्शन में रखेंगे। पहली बात, जो आपको ठीक लगेगा। अगर आप बाइबल को समझते हैं कि ये इतिहास का पार्ट है तो आप उसको इतिहास के पार्ट में रखेंगे। अगर आप उसको समझते हैं कि वो मिथ्याहास का पार्ट है तो आप उसको मिथ्याहास के पार्ट में रखेंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कॉग्निटिव सेंसेस। ठीक है, तो आपके अंदर जो परसेप्शंस होते हैं वो अल्टीमेटली फील्ड के ऊपर आपको दिखाई देते हैं। तो अगर किसी एथनोग्राफर के और या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के दिमाग में अगर कोई प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, कुछ परसेप्शंस हैं, ठीक है, तो वो आपकी एथनोग्राफी में जरूर दिखाई देंगे। तो जब एथनोग्राफर्स कोई किसी चीज का कंक्लूजन निकालते हैं तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि वो कंक्लूजन मत निकालो,
रादर चीजों को बस डिस्क्रिप्टिव रहने दो, सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब करो, व्हाट यू हैव सीन, उसका इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जस्ट सी व्हाट यू हैव सीन, ठीक है। उन चीजों को सिर्फ लिखिए उन चीजों को, तभी वो कहते हैं ट्राई टू राइट दी नॉवल एथनोग्राफीज, ठीक है। बस उन चीजों को लिखिए, जो चीज आप देख रहे हो बस इन चीजों को लिखते जाइए। ट्राई टू राइट दी पोएटिक एथनोग्राफीज, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि पावर प्लेज अ मेजर रोल, पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मान लीजिए कि उस लाइब्रेरी की जो संस्था है वो सेंट जेवियर फाउंडेशन है, ठीक है। तो सेंट जेवियर फाउंडेशन अगर उस लाइब्रेरी की संस्था है, तो अगर आप मान लीजिए उसको मिथिहास के सेक्शन में रख देते हैं, आपके अपने परसेप्शंस थे, ठीक है, आपने उन चीजों को मिथिहास के सेक्शन में रख दिया, तो अगले ही दिन आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आप ना चाहते हुए भी उसको इतिहास के सेक्शन में रखोगे। तो इसका मतलब ये दो चीजों के ऊपर पोस्ट मॉडर्निज्म टिकता है। एक तो है पोलीवोकैलिटी, कि आपके पास कोई एक सच नहीं है। अगर आप किसी एक चीज को सच मान लेते हो, जो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है दुनिया में, वो इंडेंजर्ड हो जाती है, वो खतरे में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको चीजों का सिर्फ क्रक्स लिखना है इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद आपको प्रोपोनेंट्स लिखने हैं, फुको लिखना है, और आपके पास ग्रीड्स भी के प्रोपोनेंट रहे हैं वो लिखने हैं। देन आपको प्रिंसिपल्स लिखने हैं, ठीक है, कि कौन कौन से प्रिंसिपल के ऊपर है। पोलीवोकैलिटी एक प्रिंसिपल है, स्पेक्टिसिज्म एक प्रिंसिपल है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आपको लिखना है। देन यू हैव टू राइट द मेथडोलॉजी, ठीक है। मेथडोलॉजी आपको लिखनी है कि किस मेथडोलॉजी के ऊपर काम करते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, ठीक है, कि किस तरह से वो चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। जो एथनोग्राफीज लिखी गई हैं उनको वो किस तरह से दोबारा से इंटरप्रेट करते हैं, या फिर सही कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो इन 4 पार्ट्स के बाद देन यू हैव टू कंक्लूड। एटलीस्ट ये जो 4 चीजें हैं, दीज आर द मेन थिंग्स, ये आपके पास बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रक्स ऑफ द थ्योरी, नेम ऑफ द प्रोपोनेंट्स, प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड वेरी इफेक्टिवली। पोलीवोकैलिटी के साथ कंक्लूड कीजिए कि पोलीवोकैलिटी एंथ्रोपोलॉजी को एक नया जन्म देती है, ठीक है, कि आपको किस तरह से जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में काम करना चाहिए, ओके। देन द सेकंड वन, इट वाज ऑन द कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर भी इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन। तो इसी तरह से ये जो 5 पार्ट्स हैं वो बनेंगे। इन इंट्रोडक्शन इटसेल्फ ट्राई टू गिव द क्रक्स, द मेन एम ऑफ द कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, कि मेन एम क्या है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का, बस वो लिखिए, ठीक है। मेन एम क्या है, जो नेटिव सोसाइटी है वो किस तरह से अपनी सराउंडिंग्स को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने कल्चर को वो देखती हैं, तो उस चीज की इंटरप्रिटेशन निकालना, उस चीज को देखना, उस चीज को रिकॉर्ड करना, आपके पास कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेडिशन है, ठीक है, उसको लिख दीजिए। देन ट्राई टू राइट द प्रोपोनेंट्स, फिर आप प्रोपोनेंट्स लिखिए कि कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं। देन प्रिंसिपल्स, दैट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स। इन द प्रिंसिपल्स राइट द स्कोप, ठीक है, प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, और स्कोप बहुत लोग भूल गए थे लिखना, स्कोप, वही स्कोप जरूर लिखना है। बिकॉज कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी सिर्फ आपके पास पोस्ट मॉडर्निज्म की तरह ये नहीं है कि चीजों को आपने सिर्फ देखना है, चीजों को सिर्फ आपने सही और गलत में आपको इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर भी दे देती है, खाका भी दे देती है कि आपको जो चीजें मिली हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, उसको आपने किस तरह से अरेंज करना है। तो उस चीजों को अरेंज करने की जो मेथडोलॉजी है वो भी देती है, ठीक है। देन मेथडोलॉजी आपको ये भी लिखनी है, ठीक है। तो मेथडोलॉजी को भी लिखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस वो पूछने के लिए सजेस्ट करती है, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, ठीक है।
देयर वाज अ ट्राइड मेथड, वो क्या होता है उसके बारे में लिखिए, देन ट्राई टू कंक्लूड। ठीक है, इन कंक्लूजन सभी ने बड़ा आर्बिट्रेरी सा कंक्लूजन दे रखा था, भाई थोड़ा सा पॉजिटिव कंक्लूजन दीजिए, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव कंक्लूजन दीजिए। ठीक है, इन कंक्लूजन ट्राई टू राइट अबाउट द इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी, ट्राई टू राइट अबाउट द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी क्या है कि आपने सामने वाले का व्यू पॉइंट जानना है कि सामने वाला क्या कह रहा है आपको। ठीक है, तो अगर आपने सामने वाले का व्यू पॉइंट जानना है तो उसकी लैंग्वेज को स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का जो डेवलपमेंट है अमेरिकन स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में, वो बनना स्टार्ट हो गया ड्यू टू द कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेडिशंस। देन इन इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी को समझना, इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी का जो शुरुआत है वही कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी से शुरू होती है। इंडस्ट्रियल एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, you have to monitor the behavior pattern of your consumers as well as your workers, how they can be better managed, दोनों को बेटर आप कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से आपको ये चीजों को करना था। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपके पास जो तीसरा क्वेश्चन था, इट वाज अकॉर्डिंग टू ग्रीट्स हाउ डज द कॉकफाइट रिवील द एस्पेक्ट ऑफ द बालिनीज कल्चर, कि बालिनीज कल्चर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कॉकफाइट किस तरह से आपके इंटरप्रेट किए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड आप कर सकते हैं इसको। पहला पार्ट ये है कि ग्रीट्स की एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी है, आप उसको लिखें। ठीक है, कि ग्रीट्स किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि कॉकफाइट किस तरह से ग्रीड्स ने इंटरप्रेट की और बालिनीज कल्चर को उस कॉकफाइट ने किस तरह से बताया। ठीक है, जो पहला पार्ट है, इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 पेज, एक पेज का ये पार्ट नहीं हो, एक पेज से ज्यादा इसका जो लेंथ है वो नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा पार्ट है, इट शुड एटलीस्ट टेक 1.5 पेज। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन की डिमांड समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड दोनों ही है, आपको ग्रीड्स को भी बताना है बट ब्रीफली बताना है। जो ग्रीड्स का कॉकफाइट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है उसको आपको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से बताना है। ठीक है, देन द क्लिफर्ड ग्रीड्स, उनकी इंटरप्रेटिव अप्रोच है। ठीक है, क्लिफर्ड ग्रीड्स ही इज फ्रॉम द सिंबॉलिक स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो वो सिंबॉलिक स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं, और वो जो अप्रोच अपनाते हैं उस अप्रोच का नाम है इंटरप्रेटिव अप्रोच। और जिस पर्टिकुलर वर्क में उन्होंने बालिनीज कल्चर के बारे में लिखा है, कॉकफाइट्स के बारे में लिखा है, उस वर्क का नाम है डीप प्ले। ठीक है, डीप प्ले, इसका पूरा नाम क्या है, डीप प्ले नोट्स ऑन द बालिनीज कॉकफाइट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। अगर पूरा नाम नहीं लिख सकते, कोई भी नहीं लिखता, ना किसी के पास स्पेस होता है, जस्ट राइट द डीप प्ले। ठीक है, देन सो ईच कल्चर शुड बी कंसिडर्ड एज अ टेक्स्ट एंड द थिक डिस्क्रिप्शन। तो हर एक कल्चर को इस तरह से देखिए। अब नाउ ट्राई टू राइट द क्रक्स। अब चीजों का जो क्रक्स है वो मेन चीजें हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उनका कहना क्या था कि जो आपकी कल्चर होती है, इट इज लाइक अ बुक, वो एक किताब की तरह होती है। जैसे किताब को खोलते ही आपको टेक्स्ट दिखाई देता है, ठीक है, उसी तरह ही कल्चर भी एक टेक्स्ट की तरह ही होती है। आप किताब को रीड करते हो, किताब को रीड करने के बाद आप उस किताब को समझते हो, तो इसका मतलब क्या है कि उस किताब के टेक्स्ट को आप इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देते हो। पर यहां पे ग्रीक्स क्या कहते हैं कि अगर आपने कल्चर को एक किताब की तरह पढ़ना है तो उस किताब का एक थिक डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, ठीक है, एक थिक डिस्क्रिप्शन होगा। सो दिस इज द कीवर्ड
ठीक है। तो थिक उसका एक डिस्क्रिप्शन होगा। थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर उस चीज को इंटरप्रेट करना है तो उस चीज की लेयर्स होती हैं और लेयर बाय लेयर उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा उसी को अब हम समझाने वाले हैं। ठीक है। सो ग्रीड्स कहते हैं सबसे पहले सिंबल्स को चूज कीजिए। कौन से सिंबल्स को चूज कीजिए? तो सिंबल्स के उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। दे शुड बी द कल्चरल सिंबल्स। कल्चरल सिंबल्स का मतलब क्या है कि उन्होंने बताया दैट द कल्चर इट इज द फैब्रिक ऑफ द सिंबॉलिक मीनिंग्स। ठीक है। नाउ दिस इज द की फ्रेज। इनको कहते हैं की फ्रेज। ये की फ्रेज भाई क्वेश्चन में आंसर में ऐसे आंसर में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। ट्राई टू राइट दीज की फ्रेजेस। तो उन्होंने कहा जो कल्चर होती है आपकी, जो सभ्याचार होता है आपका, इट इज अ फैब्रिक ऑफ द सिंबॉलिक मीनिंग्स। ठीक है। और इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि मतलब जो ह्यूमन की एक्सपीरियंसेस हैं और वो एक्शंस क्यों करते हैं उसको समझा जा सके। ठीक है। देन सोशल सिंबल्स। जो सिंबल्स आप चूज करें दे शुड बी नोन टू द एंटायर सोसाइटी। सभी को सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। कम्युनल लाइफ, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंबल्स हैं इनका हिस्टोरिकली मीनिंग होना चाहिए। दे शुड बी हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड। तो ये 3 तरह के जो कल्चरल सिंबल्स हैं उनकी बात करते हैं ग्रीड्स। फिर उसके बाद उन सिंबल्स को डिस्क्राइब कैसे करना है, उन सिंबल्स की लेयर्स कैसे निकालनी है, उसके लिए उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है दिस इज द थिक डिस्क्रिप्शन। वो आपके पास जो कंसेप्ट है दिस इज थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो ग्रीड्स कहते हैं कि जो मैंने पहले बताया कि आपके पास जो कल्चर होता है उसमें सिंबल्स ही सिंबल्स होते हैं। आप सिंबल को उठाइए, एक सिंबल को उठाइए, जैसे अब जो ग्रीड्स हैं वो कॉक फाइट को उठाने वाले हैं। तो जब आप एक सिंबल को कॉक फाइट को उठा लेते हो तो उसके बाद उसकी लेयर्स को जानिए, उसका जो सिग्निफिकेंस है उन चीजों का उसको समझने की कोशिश कीजिए। So according to Greeks, each symbol is having several meanings and all these meanings they are arranged in the different layers. अलग अलग layers में इनको अरेंज किया जाता है और इन अरेंज को ही एक्सप्लोर करो और इसी को कहते हैं भाई थिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे यू हैव टू राइट कि ग्रीड्स ने कॉक फाइट को पकड़ा। क्यों भाई, क्यों कॉक फाइट को पकड़ा? क्योंकि इट वाज हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड, एक कल्चरल सिंबल बन चुका था। कम्युनल लाइफ में इट वाज वेल नोन, इट वाज अ सोशल सिंबल। पूरी सोसाइटी को कॉक फाइट के बारे में पता था। ऑल्दो इट वाज इलीगल इन द बालिनीज कल्चर, इसको इलीगल मान लिया गया था बालिनीज कल्चर में, लेकिन फिर भी लोग इसके ऊपर बेट्स लगा रहे थे, लोग फिर भी अटेंडेंस दे रहे थे कॉक फाइट में, लोग फिर भी जो मुर्गे हैं उसको पाल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ सोशल सिंबल, इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनल लाइफ, इट इज अ कल्चरल सिंबल। ठीक है। फिर उसकी जो थिक डिस्क्रिप्शन है उसको ग्रीड्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में करेंगे। ठीक है। कॉक्स सिंबल है, कॉक्स। ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकलता है? मस्कुलिनिटी एंड रेज। और इसका सिग्निफिकेंस क्या निकलता है देखिए। ठीक है। एक लेयर, एक जो बड़ा आपके पास था इट वाज कॉक फाइट। कॉक फाइट को इन सारी चीजों में विभाजित कर दिया। ठीक है। उसके बाद लेयर बाय लेयर हमने जो मीनिंग है वो निकालना है और धीरे धीरे करते करते जो पूरी कल्चर है उसको हम डिसाइफर करेंगे। पूरी सोसाइटी की कल्चर को, पूरे सोसाइटी के ट्रेडिशंस को हम डिसाइफर करने वाले हैं। ठीक है। तो सिंबल, इसका मीनिंग क्या निकला? मस्कुलिनिटी एंड रेज। सिग्निफिकेंस क्या निकला इसका? दैट देयर इज अ फीलिंग ऑफ मस्कुलिनिटी एंड रेज इन मेन। ठीक है। कि जो आपके पास फीलिंग है मस्कुलिनिटी की और रेज की उसको पैट्रोनाइज किया जाता है। इन जो आदमी है उसे स्ट्रांग होना चाहिए, उसे गुस्से वाला होना चाहिए। ये बालिनीज कल्चर में पैट्रोनाइज किया गया। ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस निकल गया ना। अब बालिनीज कल्चर का एक प्रॉपर्टी आपको मिल गया। ठीक है। फिर उसके बाद कॉक फाइट, मुर्गे की लड़ाई। मुर्गे की लड़ाई क्या, इसका मीनिंग क्या निकलता है? ठीक है। शैलो मीनिंग क्या है इसका? एनिमैलिटी एंड क्रूएलिटी। ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या निकलता है? और क्या क्या चीजें हैं? दे डोंट अलाउ द इन्फेंट्स टू क्रॉल। क्यों? क्योंकि अगर इन्फेंट्स क्रॉल करते हैं इट सिंबलाइजेस एनिमल्स।
ठीक है। एंड देन द प्यूबर्टी राइट्स दे आर वेरी पेनफुल। तो इस जो पेन है, जो क्रूएलिटी है, उसको भी बालिनीज कल्चर में कहीं ना कहीं पैट्रोनाइज किया जाता है। एनिमैलिटी को कहीं ना कहीं वहां से हटाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंबल्स निकल के आते हैं, सिंबल्स के मीनिंग्स निकल के आते हैं, उसका सिग्निफिकेंस निकल के आता है। देन यू कैन डिसाइफर इट टू गेट द पिक्चर ऑफ द बालिनीज कल्चर। उसके बाद विनिंग, ठीक है। विनिंग इट सिग्निफाइज द प्राइड एंड शेम, ठीक है। प्राइड एंड शेम इसका मतलब क्या है? एक एक्सप्रेशन देता है दैट देयर इज अ पावर स्ट्रक्चर, अ डोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। तो बालिनीज कल्चर के बारे में क्या आपके पास निकल के सामने आता है कि बालिनीज कल्चर में एक पावर स्ट्रगल चलता रहता है, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉक फाइट। कॉक फाइट्स याद हो वहां पे इलीगल है, लेकिन फिर भी कॉक फाइट्स को आयोजित किया जाता है। ये इसका मीनिंग क्या निकल के आता है? दैट इट इज अ सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। इसका सिग्निफिकेंस क्या निकल के आता है कि लोग लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका मतलब बालिनीज कल्चर में क्या निकल के आता है कि बालिनीज कल्चर में जो लड़ाई है, जो बैटल है, उसको पैट्रोनाइज किया जाता है, स्ट्रगल को पैट्रोनाइज किया जाता है, ठीक है। देन द सिस्टम ऑफ द ओपन बेट्स का सिस्टम। तो इसका मतलब क्या है? दैट पीपल हैव द चांस ऑफ पार्टिसिपेशन, दैट द बालिनीज, इसका जो मेन सिग्निफिकेंस मीनिंग क्या निकल के सामने आता है? दैट पीपल वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट देयर कल्चर, पीपल आर वेरी मच अटैच्ड टू देयर कल्चर। तो कॉक फाइट से हमने पूरी जो बालिनीज ट्रेडिशन है उसको डिसाइफर कर लिया, ठीक है। तो बालिनीज ट्रेडिशन के बारे में क्या क्या चीजें सामने आई? बालिनीज ट्रेडिशन मस्कुलिनिटी को पैट्रोनाइज करता है, ठीक है। एनिमैलिटी वहां पे डीपैट्रोनाइज की जाती है, एनिमैलिटी को खत्म करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। वहां पे जो पेन है उसको भी पैट्रोनाइज किया जाता है, प्यूबर्टी राइट्स को बहुत ज्यादा पेनफुल बना दिया जाता है। देन पावर स्ट्रक्चर, पावर डोमिनेंस का जो एक स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। एंड देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर। विनिंग के लिए लोग अपने कॉक्स को खिलाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनको हेल्दी बनाया जाता है। देन देयर इज अ सेंस ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के खिलाफ एक रेजिस्टेंस की भावना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रगल को पैट्रोनाइज किया जाता है, ओके। तो इस तरह से ट्राई टू डिसाइफर ऑल दोज मीनिंग्स, उन मीनिंग्स को डिसाइफर करें। एंड इन द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन इज ऑन दी बालिनीज कॉक फाइट। क्वेश्चन कहां पे है? बालिनीज कॉक फाइट के ऊपर। तो कंक्लूजन में इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी को कंक्लूड नहीं करना है। 99% ऑफ द शीट्स दे वर कंक्लूडिंग बाय इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। कंक्लूजन में बस इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी ये बहुत आगे जाएगी जी, ये ऐसे होगा जी, वैसे होगा, वो लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन में है बालिनीज कॉक फाइट, तो इन कंक्लूजन ट्राई टू समराइज ऑल दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को समराइज कीजिए, ठीक है। बालिनीज कल्चर के बारे में ही चीजों को कंक्लूड कीजिए कि इस तरह से जो कॉक फाइट्स हैं वो ये पॉइंट्स, ये चीजें हमें बालिनीज कल्चर के बारे में बता देती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड राइट। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को, आंसर्स को लिखना है। पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली समझिए। अगर क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हैं, चीजों को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कैसे लिखना है, देन ऑब्वियसली जो आपका पहला आप स्टार्ट करेंगे, इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, थिक डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे, बस वही आगे तक चलता जाएगा फिर, ठीक है। पहला जो पार्ट है उसको आपने सिर्फ एक पेज पे रखना है, दूसरे पार्ट को 1.5 पेज पे करना है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को रैशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई आपके पास कोई क्वेरी है या फिर कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज में, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।